हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो हम लोग बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने लूसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की इस बुक का सहारा लिया है। हम लोग इससे पहले भी 9 सेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेट नंबर 10 है। अगर आपको ये सारे सेट्स देखने हैं आप चैनल पर चेकआउट करें, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्न हैं जो कि पिछले टेट, सी टेट, जितने भी टेट होते हैं, MP टेट, बिहार टेट, पंजाब टेट, ये सारे टेट और सी टेट को मिला के इन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये हमारा सेट नंबर 10 है जिसे हम आज प्रैक्टिस करेंगे। इसमें तकरीबन 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम डिटेल तरीके से देखेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आपसे कह रहा है कि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, क्या मुख्य कारण हो सकता है? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। B है कि शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, या फिर C है कि शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या फिर D है कि निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो देखिए 106 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। यानी कि क्या हो रहा है ना कि वो जैसे एकाएक परीक्षा हाल में जब अपीयर हुई है तो उसको उस चीज़ के ना अपने संवेगों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वो तमाम चीज़ें उसके दिमाग में चलने लग रही हैं। 107 प्रश्न आपसे कह रहा है कि वाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, या फिर परिणाम का ज्ञान। अब इसको आपको कूट में भरना है। जैसे ऑप्शन है कि 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 2, या फिर ये सभी। तो देखेंगे 107 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर D, ये सभी। आप देखेंगे कि वाह्य अभिप्रेरण ये सारे ही हैं, प्रशंसा भी है, प्रतिद्वंदिता भी है, पुरस्कार भी है और परिणाम भी है। ये प्रश्न इसके पहले भी आ चुका है। 108 प्रश्न आपसे कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसको कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, दूसरे के व्यवहार को जब कोई देख के कुछ सीखता है तो उसको हम किस प्रकार का अधिगम कहेंगे? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या फिर आकस्मिक अधिगम। तो देखिए 108 में जो सही है वो है सामाजिक अधिगम। जाहिर सी बात है कि जब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं तो उसको हम लोग सामाजिक अधिगम या फिर व्यावहारिक अधिगम, इसका एक दूसरा नाम होता है, ये हम इसको कहते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। 109 है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ध्यान रखेंगे व्यक्तिगत, यानी कि जो आप खुद से प्रभावित हो रहे होंगे वही व्यक्तिगत होगा। ठीक है ना? आप खुद से कब होंगे? जैसे संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, या फिर परिपक्वता एवं आयु। तो आप देखेंगे कि यही एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपके व्यक्तिगत रूप से होती है। संचार के साधन आपके व्यक्तिगत से तो होता नहीं है, अध्यापक व्यक्तिगत आपके शरीर से थोड़ी अध्यापक जो है कि जुड़ा हुआ है। समवयस्क समूह भी ऐसा कुछ नहीं है। परिपक्वता और आयु ही ऐसी चीज़ है कि जो कि आपके व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई है। 110 आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। तो इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है कि विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य अधिक प्रशिक्षण अंतरण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे शून्य प्रशिक्षण अंतरण यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि देखिए जब वो गेंदबाजी सीखा उसका बैटिंग पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लगभग शून्य का जो है कि उसके ऊपर अंतरण हो रहा है। देखेंगे एक होता है निगेटिव जो है कि इम्पैक्ट होता है, जिसको नकारात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने गेंदबाजी जब सीख रहे हैं तो अगर आपके बल्लेबाजी पे अगर खराब प्रभाव पड़ गया तो आप इसको कहेंगे कि निगेटिव जो है कि अंतरण वहाँ पे आ रहा है, नकारात्मक। ठीक है। 111 है कि अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है आपसे पूछा है? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी की एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। सी है कि व्यक्ति की अंगीभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। फिर डी इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे 111 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अभिवृत्ति वो होती है कि जैसे अभिवृत्ति का मतलब ही होता है भावनात्मक पक्ष, किसी का भावात्मक पक्ष। अब वो भावात्मक अगर आपको किसी सेंटेंस में दिख रहा है तो वही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 112 का प्रश्न आपसे पूछा है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि के में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है। तो देखिए व्यक्तित्व का जो है कि बुद्धि में नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व से आपकी बुद्धि का कोई तात्पर्य नहीं है। ध्यान रखेंगे कि किसी की बुद्धि बहुत ही कम होती है, कमजोर होती है, यानी कि वो पढ़ने में किसी चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा अक्षम होता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, नाम मात्र की भूमिका होती है। 113 है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषताएं होती हैं, न ही इनके लक्ष्य समान होते हैं। बी है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। सी है कि एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। या फिर डी कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते।
114 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश डैश होना चाहिए। यानी कि अगर कहने का मतलब कि किसी विद्यार्थी में अगर किसी प्रकार की कोई रिक्तियाँ यानी कि उसका कोई विषय अगर कमज़ोर है, तो अगर आप जो है कि उसका निदान कर लिए, समझ में आ रहा है, उसका निदान कर लिया यानी कि आप उसके उस पर काम किए कि अगर बच्चे को मैथ नहीं आ रहा, आपने उसको जो है कि एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाया, मतलब निदान किया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कि सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, या फिर समुचित उपचारात्मक कार्य। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कि आपको समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। अगर आप किसी भी जो है कि प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर रहे हैं अगर किसी भी शिक्षार्थी में, तो आपको फिर उसके समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। 115 है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं होता। ध्यान रखेंगे आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें पठन कठिनाई से कोई रिलेशन नहीं है। तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या फिर वर्ण एवं शब्द की पहचान में कठिनाई। ध्यान से देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है पठन गति और प्रवाह फ्लुएंसी में कठिनाई। आपसे कह रहा है ना कि पठन कठिनाई का संबंध किससे नहीं है, तो देखिए शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई ये पठन से है, ये पठन से है। जैसे आप शब्द ही नहीं पहचान पा रहे हैं तो पढ़ेंगे कैसे, पठन में दिक्कत हो जाएगी आपको। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, अगर आप मान लीजिए कि सा लिखा है ना, और आप इसको वाज पढ़ दिए, इस प्रकार की भी एक दिक्कत होती है, तो भी आप जो है कि पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। या फिर वर्ण एवं शब्दों की पहचान, ABCD आपको पहचान में नहीं आ रहा तो आप जो है कि कोई शब्द इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, तो ये भी पठन कठिनाई है। लेकिन ये गति प्रवाह कठिन कठिनाई नहीं है यहाँ पर, कठिनाई माफ़ करेंगे। गति प्रवाह का मतलब होता है जैसे कि आप कितना अच्छे स्पीड से और कितना एक्यूरेसी से आप जो है कि किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसका चेक हो रहा है फ्लुएंसी का, तो उसका पठन कठिनाई से कहीं कोई रिलेशन नहीं है। 116 प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से इंटरनली अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। जैसे कोई बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है किसी काम को करने के लिए, तो क्या सही नहीं है। उन्हें कार्य में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, फिर डी ये हमेशा सफल होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये हमेशा सफल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखेंगे, सही नहीं है पूछा है तो ये हमेशा सफल होते हैं, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ये अच्छी बात है कि कोई आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, यानी कि वो उस कार्य को बिल्कुल अंदर से उसके आ रहा है कि नहीं, उसको करने में मन लग रहा है। जैसे किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन किसी किसी को बहुत मन करता है पढ़ने का, तो ऐसा नहीं कि जिसको बहुत आंतरिक अभिप्रेरणा है वो हमेशा सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो असफल भी हो सकता है। 117 प्रश्न का है कि में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। कौन सा कथन है जो सीखने के बारे में सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। या फिर सी है कि सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। या फिर डी है कि बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। 117 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। 118 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखा, तो उसके पिता ने कहा यह पतंग है। यह किसका उदाहरण दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन है कि सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या फिर वस्तु का प्रदर्शन। देखिए 118 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सम्मिलन। यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है ना कि उसको चिड़िया के बारे में पता था, लेकिन उसने पतंग को भी देख के चिड़िया समझ लिया, लेकिन उसके पिताजी ने उसको करेक्ट किया और बताया कि नहीं ये चिड़िया नहीं है, ये पतंग है। तो उसने क्या किया, सम्मिलन कर लिया। यानी कि चिड़िया के साथ क्या हुआ, उसने ये सम्मिलन कर लिया कि नहीं पतंग भी जो है कि चिड़िया के जैसा ही हमें दिख सकता है। तो यहाँ पर सम्मिलन ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, थोड़ा कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे, क्रो एंड क्रो, पियाजे, स्किनर या फिर कोहलबर्ग। देखिए ये कहा था स्किनर ने कहा था कि उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है ये प्रक्रिया होती है। 120 प्रश्न आपसे कह रहा है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या फिर मनोदैहिक। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है ना कि संकेत अधिगम के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं। तो देखिए संकेत अधिगम के अंतर्गत हम लोग पारंपरिक अनुकूलन सीखते हैं, ट्रेडिशनल जो है कि अनुकूलन सीखा जाता है। तो 120 का सही आंसर बी हो जाएगा। 121 प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और वह हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर बाल्यावस्था। तो देखेंगे वो किशोरावस्था में इसीलिए लड़ झगड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 122 है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या
फिर निदानात्मक शिक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण। कह रहा है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है। क्योंकि विद्यार्थी है उसको समस्या अधिगम संबंधी आ रही है तो क्या अच्छा उपचार होगा, निदानात्मक शिक्षण करिए उसका, ठीक है ना। निदानात्मक का मतलब हो गया कि उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है आप उसका निदान निकालें, ठीक है, उसको कहते हैं निदानात्मक शिक्षण। और फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण होता है कि निदान निकलने के बाद फिर उसका उपचार किया जाए। 123 प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या फिर कक्षा में भाषण देकर। तो सही मार्गदर्शन कराकर ही जो है कि वो क्या कर सकता है, अनुप्रेरित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी वहाँ पर सही हो जाएगा। 124 प्रश्न है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या फिर उसे डांटेंगे। तो देखिए आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे, ये ऑप्शन ज़्यादा जो है कि सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 125 है कि शिक्षा का सत्तावादी स्तर यानी कि अथॉरिटेरियन लेवल है, मतलब कि शिक्षा का सत्तावादी स्तर क्या है, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या फिर अनुभव केंद्रित। आपको बताना है सत्तावादी स्तर यानी कि यहाँ पे सिर्फ सत्ता की बातें हो, मतलब वहाँ पे जो है कि सत्ता की ही बात चलेगी। ध्यान रखेंगे ये शिक्षक केंद्रित होता है क्योंकि शिक्षक केंद्रित अगर कोई भी जो है कि क्लास है शिक्षक केंद्रित कि वहाँ पे सिर्फ शिक्षक ही एक्टिव है, छात्र एक्टिव नहीं है, तो वहीं वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सत्तावादी स्तर है। यानी कि शिक्षक आया, उसने अपनी सत्ता का परिचय दिया और वो जो है कि सिर्फ वही बोल रहा है और छात्र जो है कि कुछ समझ नहीं रहे क्योंकि वो सक्रिय नहीं है। 126 प्रश्न है कि चरित्र का विकास होता है, कैरेक्टर का विकास कैसे होता है, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपयुक्त, सभी के द्वारा। देखिए चरित्र का व्यवहार जो है कि विकास सभी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 127 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है, कौन नहीं है, विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या फिर समझ स्तर। आपसे कह रहा है कि शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है, शिक्षण का अधिगम स्तर कौन नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विभेदीकरण स्तर। ये शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं होता है, बाकी सभी क्या होते हैं अधिगम। जैसे आप अधिगम करेंगे तो आपके स्मृति में कुछ चीज़ें जाके होंगी, फिर आप चिंतन करेंगे लेकिन आपकी समझ का स्तर होगा, लेकिन विभेदीकरण से अधिगम का कोई ताल्लुक नहीं है। 128 प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। या फिर डी है कि उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसके अंदर उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। इसका जो सबसे सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी, कि उससे तभी प्रश्न पूछेंगे कि जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी संकोच कर रहा है और जब वो उत्तर देने के लिए उत्साहित हो जाएगा और तब आप पूछेंगे तो ये ज़्यादा जो है कि सही रहेगा। 129 प्रश्न कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए कैसा, प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या फिर निदेशात्मक, ठीक है। तो एक शिक्षक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो बिल्कुल एक आदर्शवादी व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का, ठीक है। 130 प्रश्न आपसे कह रहा है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित एक्सेलरेट कर सकता है। किसके द्वारा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, सीखने को संवर्धित करना है, ठीक है, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, सी है कि विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, या फिर डी है कि विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने। तो देखिए 130 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, यानी कि एकदम एक्चुअल अपेक्षा रखिए कि जैसे ज़मीनी स्तर पे आपकी अपेक्षा हो कि विद्यार्थी किस पर, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक एस्से लिखने के लिए दिया, ठीक है, अब वो लेके आया, उसने तमाम गलतियां किया है, तो आप उससे ऐसा एक्सपेक्टेशन मत करिए कि वो एस्से में बिल्कुल 100% लिख के लेके आए, नहीं, वो गलतियां कर सकता है। आप वास्तविक लेवल पे अपनी अपेक्षाओं को रखिए, ठीक है, ज़्यादा अपेक्षा मत करिए। 131 प्रश्न है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। 131 में आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछ ये रहा है कि जैसे कुछ अधिक उम्र के जो प्रवीण विद्यार्थी हैं, जैसे जो बड़े क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, वो छोटे और जो है कि कम निपुण विद्यार्थियों की मदद कर देते हैं। इससे क्या होता है, देखिए इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास दोनों होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे उच्च उपलब्धि इसलिए कि आपने उसको बताया तो आप जो है कि अपने ज्ञान को कैरी फॉरवर्ड किए, उसके अंदर आपको एक उपलब्धि मिला, और आत्मसम्मान यानी कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है कि महसूस होगा कि नहीं, मेरा जो ज्ञान था वो किसी ना किसी के काम आया। यहाँ पे आपको खुद एक आत्मसम्मान की भी अनुभूति होगी। 132 प्रश्न है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या फिर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब कोई बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण हो जाता है।
133 प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से या फिर समूहों में। अब एक बाल केंद्रित कक्षा है, इसमें बालक जो है कि किस प्रकार सीखेंगे? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कि व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में बच्चे सीखेंगे। व्यक्तिक क्यों? बाल केंद्रित है तो बच्चा खुद भी पढ़ रहा है बैठ के, और सामूहिक क्योंकि बाल केंद्रित है तो वहाँ पे बच्चों को आपस में बात करने की छूट भी है, तो बच्चा दोनों तरह से सीख रहा है। 134 प्रश्न है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक या फिर बाह्य? देखेंगे कि वो बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि वो बच्चा इसलिए परिश्रम कर रहा है ताकि वो क्या हो सके, मेडिकल कॉलेज में वो दाखिला ले सके, तो वो बिल्कुल भी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ध्यान रखेंगे। वहीं कोई कह देता कि आप मेडिकल कॉलेज में अगर दाखिला ले लोगे तो आपको एक बाइक गिफ्ट किया जाएगा, तब वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित होता। लेकिन यहाँ वो किसी चीज़ से उसको जो है कि लालच नहीं है, उसको सिर्फ ऐसा है कि भाई उसे मेडिकल कॉलेज में किसी भी प्रकार से दाखिला चाहिए। 135 है कि व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? जो है कि जो डूइंग स्टेज होता है वो किस में आता है? ऑप्शन है कि सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर सीखने के भावात्मक क्षेत्र। देखिए करने से क्या हो रहा है ना कि कुछ हमें करना रह रहा है, ठीक है ना, तो व्यवहार का जो है कि करना वो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। देखिएगा व्यवहार का करना है, ठीक है ना, ये किस क्षेत्र में आता है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। 136 है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अध्ययन, मनोरंजन के द्वारा अधिगम या फिर भाषा निर्देशित अधिगम या फिर प्रतियोगिता आधारित अधिगम। देखेंगे यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए का पालन कर रही है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में वो जो है कि बच्चों को सिखा रही है। यहाँ पर सामूहिक गतिविधि और समूह कहाँ होता है? समाज में होता है, तो सामूहिक गतिविधि से भी आप पकड़ सकते हैं और ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। 137 है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता करती हैं। किस में सहायता करती हैं? दुश्चिंता, समाजीकरण, आक्रामकता या फिर मूल्य द्वंद्व। तो 137 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामाजीकरण में सहायता करती हैं। देखिए अगर आप सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं, वो सिर्फ कहीं ना कहीं सीखने को सुगम नहीं बना रही बल्कि उसके सामाजिकरण में सहायता कर रही हैं, क्योंकि जब समूह में बच्चा सीखता है तो वो सामाजिकरण को भी फेस कर रहा होता है, क्योंकि कोई बच्चे का किसी बच्चे से वो कुछ सीख रहा है, किसी बच्चे से कुछ, और इस प्रकार से सामाजिकरण भी उसके अंदर कहीं ना कहीं आता है। 138 प्रश्न है कि कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक, ऑप्शन है ये है कि संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, या फिर डी है कि ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। ठीक है, अगर आप प्रभावी व्याख्यान देते हैं एज अ टीचर, तो वहाँ पे आप किस चीज़ का पालन कर रहे हैं? देखिए वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, ठीक है ना, वहाँ पर अपने शरीर के हाव भाव को सार्थक तरीके से, किस प्रकार उसका भाषण है उस प्रकार से वो जो है कि समावेशित करता है, ठीक है। 139 है कि मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। ध्यान रखेंगे प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप टीवी पे कुछ देखते हैं, ठीक है ना, वही है शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर टेलीफोन। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक टेलीविजन, जो मैंने पहले बताया। प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण वही होता है ना, प्रत्यक्ष का मतलब क्या, बिल्कुल सामने, तो प्रस्तुतिकरण का मतलब कि किसी चीज़ को आप मतलब कि किसी के सामने रखना। तो इस हम बैठे हैं और टीवी यहाँ चल रहा है, उस पर प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण हो रहा है, मीडिया आई और वहाँ पर जो है कि तमाम चैनल हैं जो कि अपना अपना न्यूज़ प्रसारित करते हैं, तो वो शैक्षिक टेलीविजन हो जाएगा। अब वहाँ पे न्यूज ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, वहाँ पे आपको कोई शो दिखाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। 140 प्रश्न है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या है? उन्हें निर्देश देना, विचारों का आदान प्रदान, उनसे प्रश्न करने को कहना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। आप संप्रेषण क्यों करते हैं? तो देखेंगे हम हमेशा संप्रेषण करते हैं विचारों के आदान प्रदान के द्वारा, और संप्रेषण का सही अर्थ ही होता है विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। 141 है कि कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। ध्यान रखेंगे कि अगर आप किसी कौशल को सीखने जा रहे हैं तो उसकी पहली अवस्था क्या होगी? यथार्थता, चालाकी, समन्वय या फिर अनुकरण। देखिए सबसे पहले आपको किसी भी कौशल को सीखना है तो आपको अनुकरण करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको बाइक चलाना सीखना है, आपको कार चलाना सीखना है, आप सबसे पहले अनुकरण करिए, आप देखिए कि जो चला रहा है वो क्या क्या चीज़ों को कर रहा है, और तब जाके आप जो है कि ये क्या होती है, पहली अवस्था होती है। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें, यथार्थता, चालाकी, समन्वय, ये बाद के स्टेजेस हैं, पहले आपको अनुकरण करना होता है। 142 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है?
ध्यान रखेंगे कि मूर्तवाचक है ना, मूर्तवाचक का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। अब मूर्तवाचक औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है, जैसे कि योग्यता, कुर्सी, बल, गति। ध्यान रखेंगे कि मूर्तवाचक का अवधारणा का उदाहरण कौन नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योग्यता, जो कि आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। योग्यता क्या होता है, दिखाई नहीं देता, और ये मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। 143 है कि पढ़ने की वह तकनीकी जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग या फिर स्कैमिंग, स्कीमिंग। देखिए, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है, जैसे कि कोई शब्दावली है, जैसे कि उसको आपको देखना है, तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कैनिंग। देखिए क्या हो रहा है ना कि जैसे इसको स्कैनिंग इसलिए कहते हैं, मान लीजिए कि आपको एक डिक्शनरी दे दिया गया, उसमें आपको कहा गया कि कैट वर्ड ढूंढ के बताओ कि कैट का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए इतनी मोटी डिक्शनरी है, आपने जब उसको खोला तो सी, मान लीजिए कि सी की वर्ड से आप लगे खोजने, ठीक है ना। अब सी से आप खोज रहे हैं कि आपको कैट चाहिए, अब उसमें सी से हज़ारों मीनिंग्स हैं, तो आप क्या करेंगे, सबको पढ़ते हुए चलेंगे क्या? नहीं, आप वहाँ पे स्कैनिंग करेंगे, अपने मतलब अपने आँख का स्कैनर ऑन कर लेंगे कि कहीं पे भी हमको CAT दिख गया तो वहीं पे मैं रुक जाऊँगा और देख लूँगा कि कैट मीन्स क्या होता है। उसको कहते हैं स्कैनिंग। जब आप खास किसी मकसद के लिए पढ़ते हैं उसको स्कैनिंग कहते हैं। 144 है कि हम सभी में आवश्यकतानुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे हमको उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है, किससे संबंधित है? सम्मान, शारीरिक, सामाजिक या फिर आत्म अनुभूतिकरण। तो देखिए कहा गया है कि सबसे पहले हमें जो है कि शारीरिक अपनी आवश्यकता को पूरा करने की जो है कि ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य में सबसे पहला जो स्टेज आता है वो होता है कि शारीरिक जो है कि उसकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। देखिए सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान सबसे अंत में आता है, ठीक है ना। शारीरिक के बाद से होता है शारीरिक, सबसे पहले शारीरिक पूरी होनी चाहिए, उसके बाद से जो है कि आत्म अनुभूतिकरण होना चाहिए, तब सामाजिक होना चाहिए, और लास्ट में जो है कि सेल्फ स्टीम आता है। ये होता है चारों। 145 है कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। सबसे आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्यों की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना या फिर श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। देखिए अगर कोई अध्यापक आता है तो सबसे पहली गतिविधि उसकी क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली गतिविधि होगी कि तर्क संबंधी तथ्यों की वो क्या करे, व्याख्या करे, ठीक है ना। श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना या फिर मौखिक रूप से बताना, उद्देश्यों की सूचना, ये सब नहीं। तर्क संबंधित तथ्यों की जो है कि सबसे पहले उसको व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है ना। किस कोई भी विषय वस्तु है उस पर तर्क संबंधी व्याख्या करनी चाहिए। 146 प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? पुनर्बलन का मतलब कि आपको कार्य के बदले कोई जो है कि पुनर्बलन दिया जा रहा है, कोई उदाहरण जो है कि मान के चलिए कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसका उदाहरण कौन है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा। अब देखिए यहाँ पर पुनर्बलन किस में मिला, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर तीनों में तो नहीं नहीं कहा गया, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो पुनर्बलित तो आपने किया नहीं, यानी कि उसको कुछ मतलब प्रशंसा तो उसका किया नहीं। यहाँ पर उसने आपको सुनील को आपने कहा कि सुनील तुमने सही कहा, तो यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है, उसको बल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 147 आपसे कह रहा है कि बच्चों में स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी की क्षमता का विकास किया जा सकता है। कैसे? महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, या फिर नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। अब यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि बच्चों में स्व अध्ययन की जो है कि आप क्षमता को कैसे विकसित कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों में आपको स्व अध्याय अगर विकसित करना है तो आप नूतन साहित्य उपलब्ध करा के उनके अंदर स्व अध्याय को विकसित कर सकते हैं, ठीक है ना। महान व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो स्व अध्याय उनके अंदर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्व अध्याय का व्याख्यान देकर सिर्फ व्याख्यान से बच्चा नहीं सीखता है, ध्यान रखेंगे। और स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके वो बच्चे के अंदर वो चीज़ नहीं आएगा, लेकिन नूतन साहित्य अगर आप उपलब्ध करा रहे हैं उसको, है ना, नया नया किताब उसको अगर आप ला के दे रहे हैं, वो पढ़ना चाहेगा। 148 है कि संवेग क्या है? ऑप्शन है प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे पूछा है कि संवेग क्या है, ठीक है ना, आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी की उत्तेजना या भावों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। 149 प्रश्न की सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? जैसे अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है तो सबसे पहला जो है कि स्टेप क्या होगा, पाठ्य पुस्तक का पठन, रुचि, अनुभव या फिर जिज्ञासा। तो देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ को सीखना है ना तो सबसे पहले तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। देखिए आप रुचि और जिज्ञासा में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये प्रश्न बहुत बार गलती हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले रुचि की नहीं जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। देखिए जिज्ञासा आपके अंदर जब आएगी तब जाके रुचि उत्पन्न होती है। जिज्ञासा आएगी कि हमें जो है कि मैथ सॉल्व करना है, ठीक है ना, आपके अंदर जिज्ञासा है। अब जब आप सॉल्व करने लगेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा तब आपको रुचि जागृत हो जाएगी और तब आप और भी तेज़ी से कार्य को करेंगे।
150 प्रश्न है कि यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, फिर उसे कक्षा के बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, न कि ये सारी चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। 151 प्रश्न आपसे कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या फिर उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। थॉर्नडाइक ने कैसे बांटा है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने चिंतन और कल्पना शक्ति के जो है कि हिसाब से व्यक्तित्व को बांटा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 152 प्रश्न है कि प्रयास व त्रुटि, ट्रायल एंड एरर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैसे कोई भी प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है, ये भी किसने दिया था? जो है कि ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ट्रायल एंड एरर ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या फिर वाद विवाद। देखिए प्रयास एवं त्रुटि में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लक्ष्य, ठीक है ना। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लक्ष्य। 153 है कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित या फिर जब छात्र कहें। तो बहुत ही सरल आंसर है कि नियमित जांच करनी चाहिए। 154 प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? कौन सा वाद? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद या फिर ज्ञानवाद? इसका सही आंसर हो जाएगा रचनावाद। अगर अपना स्वयं का ज्ञान प्रदर्शित करना है तो बच्चों में रचनावाद होना चाहिए, मतलब रचनावाद के माध्यम से ही हम देखेंगे। 155 प्रश्न कि आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थानों में प्रवेश पर, या फिर जीवन यापन पर, ठीक है ना। तो देखिए सीखने की क्षमता पर आपके आर्थिक स्तर का, यानी कि आपके पास कितने पैसे हैं, इसका सीखने से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वहीं आत्मसम्मान पर इसका प्रभाव पड़ सकता है ना। पैसा कम है तो आप कहीं ना कहीं हीन भावना के शिकार हो सकते हैं, उच्च स्थानों में प्रवेश आपका नहीं होगा और जीवन यापन में आप बहुत ही जो है कि पीछे रह जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 156 प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित है, उसका उच्च सामाजिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो या फिर वह कठोर हो। ध्यान रखेंगे इसका जब सबसे सही आंसर है वो है वह संप्रेषण में निपुण हो। यही एक प्रभावी शिक्षक का जो है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक यही होना चाहिए। अच्छा 157 प्रश्न कि सीखने डैश डैश आकलन, सीखने डैश डैश आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच डैश डैश के दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि क्या यहाँ पर हमें भरना है। तो देखिए ये प्रश्न तो वैसे काफ़ी समझ नहीं आ रहा, आप पॉज करके प्रश्न को ठीक से पढ़ के इसका आंसर करें, बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा कि सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसलिए इसका जो है कि आंसर सही हो जाएगा सी, के लिए और संबंधों यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। 148 प्रश्न है कि आंतरिक रूप से मतलब कि इंट्रिंसिकली जो भी है अभिप्रेरित विद्यार्थी, ए ऑप्शन है कि का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, या फिर बी है कि के लिए औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, सी है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, या फिर डी है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी आंतरिक रूप से क्या है, अभिप्रेरित है, उसके लिए आप जो है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है कि सही माना जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए अगर कोई आंतरिक रूप से जो है कि अभिप्रेरित विद्यार्थी है तो आपके लिए बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य पुरस्कार उसके लिए बहुत मायने नहीं रख रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टूडेंट को कह रहे हैं जो कि पढ़ने में बहुत ठीक है, या फिर उसको बहुत अंदर से मन करता है पढ़ाई करने का, वो स्कूल जाना चाहता है, आप उसको ये कहते हैं कि आप जो है कि 60% मार्क्स लेके आओ तो आपको एक साइकिल मिलेगा, तो क्या उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी वैसे ही 80% लेके आए, वो इतना अच्छा पढ़ने में है कि, तो बाह्य अभिप्रेरणा उतना कुछ खास उसके लिए जरूरी नहीं हो जाता। 159 प्रश्न की उपलब्धि अभिप्रेरणा है क्या है? सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, या फिर असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। आपसे कह रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा इसमें से क्या है? आपको भी बहुत अच्छे से आंसर दिख रहा होगा कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में आप डटे रहने की जो प्रवृत्ति होती है, कहीं ना कहीं वही क्या होती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है, ठीक है ना। 160 प्रश्न पूछा है कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? जैसे कोई अधिगम करता है उसका स्वनियमन यानी कि जो सेल्फ रेगुलेशन है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है कि विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण,
या फिर डी है कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता ही स्वनियमन कहलाता है। इस प्रश्न इसके पहले भी आ चुका है। 161 प्रश्न है कि मैडम चाय खाती हैं, वाक्य मैडम चाय खाती हैं ये वाक्य किस प्रकार से है? अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, या फिर अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है? गलत है। देखेंगे 161 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है? गलत है। मतलब ये एक वाक्य तो हो सकता है कि मैडम चाय खाती हैं, ये एक सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब कुछ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन अर्थ विज्ञान इसका अर्थ नहीं निकलेगा। ध्यान रखेंगे कि मैडम चाय खाती हैं, अब चाय खाने की चीज़ तो है नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, ये अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 162 प्रश्न है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। स्कैप फोल्डिंग यानी कि इसको मचान कहते हैं, ये किसकी तरफ संकेत करता है? ठीक है ना। ऑप्शन है कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण या फिर पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। देखिए जो स्कैप फोल्डिंग होता है उसका मतलब होता है कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग जो दिया जाता है उसी को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है ना। 163 प्रश्न पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, है ना। क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन है कि दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, या फिर अच्छा उसके दादाजी आए हैं, या फिर डी है कि बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। देखेंगे 163 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। ध्यान रखेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि आप सेंटेंस को सही करके बोलेंगे तो बच्चे को वो ज़्यादा काउंटर अटैक होगा कि मतलब मैंने क्या बोला, गलत बोला कि उसका दादा आया है, और ये जो है कि वहाँ पे आदरपूर्वक हम नहीं बोल रहे हैं। तो अगर एक शिक्षक आदरपूर्वक बोलेगा तो बच्चे के अंदर वो चीज़ ऐड हो जाएगी। 164 प्रश्न आपसे कह रहा है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए डैश डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्या महत्वपूर्ण है? उसके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, या फिर विकासात्मक अवस्थाएं। 164 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकासात्मक अवस्थाएं। ध्यान रखेंगे कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगा। 165 प्रश्न है कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सी है कि इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, या फिर डी है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार आपको करना चाहिए। यानी कि उस बच्चों को आपको फील नहीं कराना है कि क्या है कि उसके जो है कि सिंगल पेरेंट हैं, एक ही अभिभावक हैं उसके, या फिर माता होंगे या तो पिता होंगे, ये होगा। 166 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन है कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बी है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं, या फिर सी है कि अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, या फिर डी है कि समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। 166 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको अधिगम को अधिकतम करना है यानी कि मैक्सिमम करना है किसी भी अधिगम को, तो शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ये बहुत ही क्या है, जरूरी है। 167 है कि डैश डैश अतिरिक्त मतलब डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। देखिएगा, सीखने के रूप में आकलन, ठीक है ना। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, या फिर सी है कि पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या फिर डी है कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। देखिए यहाँ पर जो निगेटिव वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर डी कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, और यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 168 प्रश्न आपसे पूछा है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश डैश के समान है। किसके समान है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या फिर सीखने का आकलन और सीखना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कि सीखने के लिए आकलन। ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है, उसका
अंतिम उद्देश्य क्या है, खाना पकाना। अब वहाँ पर सीखने के लिए वो क्या कर रहा है, आकलन कर रहा है, ये देख रहा है कि क्या जो मैं खाना पका रहा हूँ उसमें नमक सही है कि नहीं, है ना, या फिर जो भी खाने को वो चख रहा है, तो ये सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। 169 क्वेश्चन है। तो 169 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से यानी कि कल्चरली एवं लिंग्विस्टिकली वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर पारंपरिक मनोवैज्ञानिकों का उपयोग, या फिर डी है कि वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 170 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पर फिर से के अतिरिक्त आ गया, यानी कि आपको यहाँ पे एक निगेटिव वर्ड भरना है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस भरना है। शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो मंद बुद्धि के कारण अधिगम अक्षमता जो है कि उत्पन्न हो सकती है ना। शैशव काल के समय दिमागी बुखार, जन्म से पहले माँ का जो है कि मदिरा सेवन, इससे भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है, उससे अधिगम वो और बच्चा करता है। 171 प्रश्न आपसे कह रहा है कि सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, कैसा विचार हो सकता है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उभरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है, या फिर बी है कि प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, या फिर सी है कि विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, या फिर डी है कि गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। देखेंगे कि इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रिया से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है, यही सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि कर रहा है, संस्तुति। 172 प्रश्न आपसे कह रहा है कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है कि बच्चों को फिल्म दिखाने वाला और हिंसात्मक जो है कि चीज़ों को सिखाने का किसने किया था प्रयोग, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, J.L. वॉटसन ने, एल्बर्ट बांडुरा ने, या फिर जीन पियाजे ने। तो देखेंगे कि जीन एल्बर्ट बांडुरा ने इस चीज़ को जो है कि प्रयोग में लाया था, और उन्होंने क्या किया था कि बच्चों को बैठाया और टीवी पर बहुत प्रकार की चीज़ें दिखाई, और जिनमें से जैसे कई सारे रूम्स बना दिए, उसमें टीवी लगाए गए थे, है ना। तो जैसे क्या हुआ ना कि उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों वाली वीडियो चल रही है, तो उसका जो बच्चा है वो बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसके अंदर विचार जो है कि आए, और बहुत अच्छे अच्छे विचार उसके अंदर आए। लेकिन वहीं पर एक जगह जो है कि दिखाया गया कि जिसमें विलेन है, गोली मार रहा है, और जो है कि वहाँ पे वो बहुत ही कूल दिख रहा है, तो ये बच्चा जो है कि उसी प्रवृत्ति का हुआ। तो यही प्रयोग किया था एडवर्ड बांडुरा ने। आइए 173वां प्रश्न देख लेते हैं। 173 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अतिरिक्त डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्ष में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से इमोशनली और सोशली समायोजित है। फिर से के अतिरिक्त लगा है, यानी कि यहाँ पर आपको जो भरना है वो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटेंस होगा। तो ऑप्शन ए है कि हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, या फिर डी है कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। 173 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना ही कहीं ना कहीं क्या है, ये एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा के अतिरिक्त, क्योंकि सभी तथ्य बच्चों को संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित करते हैं। देखेंगे तो ये और ये तीनों जो है कि बच्चे को सोशली जो है कि समायोजित करेंगे, लेकिन ये नहीं करेगा। नेक्स्ट 174, आइए 174 प्रश्न देखते हैं।
174 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन कर रहा है। ऑप्शन है कि कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। बी है कि पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सी है कि एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 75 मतलब 0.75 के समान उच्च है। या फिर डी है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे जो है कि पाए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ज़्यादा सही है, किसके लिए, बच्चे के विकास के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही है कि पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यही विकास में परिवेश की भूमिका को जो है कि बता रहा है। कहने का मतलब कि समय जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे परिवेश जो है कि आगे बढ़ रहा है वैसे जैसे हम देखेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इन कंपेरिजन आज से 10 साल के पहले के जो बच्चे होते थे उनसे काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो यही परिवेश की बात कह रहा है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में क्या हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। ये बात ध्यान देने वाली है। 175 प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक शिक्षिका 2 समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। अब बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका को बच्चों को कठिनाई है, यानी कि शिक्षिका के बच्चों को किस प्रकार की कठिनाई है, समायोजन, अहम केंद्रित, विकेंद्रीकरण या फिर पलटावी। इसका जो सही आंसर है वो है विकेंद्रीकरण। लड़का क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड अभी नहीं है। लड़का जो है कि विकेंद्रीकृत अभी नहीं हुआ। जैसे हुआ क्या है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ ना कि 2 ग्लास रखा है क्लासरूम में, ठीक है ना, 2 ग्लास रखा हुआ है। एक ग्लास चौड़ा है और एक गिलास क्या है, लंबा है, ठीक है ना, एक गिलास लंबा हो गया। अब क्या हुआ कि जो है कि इसमें जूस जो है कि भरा हुआ था, ठीक है। अब क्या किया गया कि दोनों में समान मात्रा में जूस भरा गया। जैसे मान लीजिए कि दोनों में 100 ml है ना, 100 ml का जूस दोनों में भर दिया गया। अब इसका जूस का जो है कि जो तली है वो यहाँ तक आया और इसमें जूस की तली जो है कि यहाँ तक आ गई, ठीक है ना, क्योंकि ये पतला है तो जाहिर सी बात है कि जूस की तली इसमें ऊपर होगी। अब बच्चों से पूछा गया कि किसमें जूस ज़्यादा है, तो बच्चे कह रहे हैं कि लंबे ग्लास में ज़्यादा है, जबकि ग्लास में तो 100 ml दोनों में है। तो इसलिए जो है कि उनके अंदर क्या है, अभी विकेंद्रीकरण का गुण नहीं है। 176 प्रश्न है कि गैने निम्न में से किससे संबंधित हैं, अधिगम का श्रेणीकरण, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या फिर अधिगम के प्रबंधन। तो ध्यान देंगे कि अधिगम के श्रेणीक्रम से जो है कि गैने संबंधित हैं। इन्होंने अधिगम को कई श्रेणियों में विभाजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 177 प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के कौन कौन स्रोत है, आवश्यकता, चालक, प्रेरक या फिर इच्छा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरक। ध्यान रखेंगे कि इसमें आवश्यकता जो है कि अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं होगा, ना ही चालक होगा, ना ही इच्छा होगा, जबकि अभिप्रेरणा का जो स्रोत होगा वो होगा प्रेरक। आपके अंदर अगर प्रेरक है आपके अंदर किसी चीज़ को करने का, तो आपके अंदर वो जो है कि क्या होगा, अभिप्रेरणा ही वो कहलाएगा। कहने का मतलब अभिप्रेरणा प्रेरक ही जो है कि कहला सकती है। अभिप्रेरणा को प्रेरक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 आपसे पूछ रहा है कि व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है, सीखना, सोचना, क्रिया करना या फिर कल्पना करण, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की सीखना। जाहिर सी बात है कि व्यवहार में अगर कोई स्थायी परिवर्तन आ गया मतलब आप उस चीज़ को क्या कहें, सीख गए, ठीक है। जैसे आप नहीं कहते हैं कि मैंने बाइक चलाना सीख लिया, तो यानी कि क्या हो गया कि अब आपके अंदर वो स्थायी परिवर्तन आ गया। अब आप बाइक चलाना सीख गए, अब आपके अंदर वो स्थायी परिवर्तन आ गया, मतलब आप कभी भी बाइक चला सकते हैं। उसी को कहते हैं सीखना। 179 क्वेश्चन है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो को जो है कि कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो ने आवश्यकता के सिद्धांत को ही प्रतिपादित किया था। 180 प्रश्न है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी कि कंडीशनिंग रिएक्शन थ्योरी का प्रतिपादन डैश डैश पर किया था। अब पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था ये बताना है, खरगोश, चूहा, कुत्ता या फिर बिल्ली। तो ध्यान देंगे कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है ना। 181 प्रश्न आपसे पूछा है, आइए 181 प्रश्न देख लेते हैं। 181 प्रश्न पूछा है कि सीखने के वक्र यानी कि जो लर्निंग कर्व होता है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता की सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो जो सीखने का वक्र होता है वो सीखने की प्रगति का सूचक होता है। 181 का जो पहला आंसर है वही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 प्रश्न कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर विषय वस्तु। ये प्रश्न कई बार आ चुका है इस प्रैक्टिस सेट में, ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता को अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। 183 प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। संरचनावाद, क्रियाशीलवाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलवाद। ठीक है, कौन कह रहा है कि जो है कि अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो है सृजनशीलतावाद जो है कि अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। 184 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कि ए और बी दोनों ही स्मरण करने की विधि होती है। जैसे मिश्रित विधि भी स्मरण की विधि है और विचार साहचर्य विधि भी स्मरण की ही विधि है, याद रखेंगे इस चीज़ को। 185 प्रश्न आपसे कह रहा है कि परिपक्व विद्यार्थी, ऑप्शन है कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने स्तर प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या फिर अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो देखिए, जो परिपक्व विद्यार्थी होंगे उनमें आपको गुण बताना है, वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। ठीक है ना, तो 185 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। 186 प्रश्न आपसे पूछा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब स्क्रीन में आ रहा है। 186 प्रश्न आपसे पूछा है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्न में से किससे संबद्ध है। ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण या फिर विभेदित अनुदेशन। अब 186 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विभेदित अनुदेशन ही ये सारी चीज़ों को जो है कि संबद्ध करता है। 187 प्रश्न निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ऑप्शन ए है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। बी है कि वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। सी है कि वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। या फिर डी है कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ठीक है, 187 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, तो अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वो भी निम्न स्तर जो है कि निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ठीक है, ये बात का हमको ध्यान रखना है। एक 188 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ठीक है, निस्सहायता कारण क्या है। ऑप्शन ए है कि अध्ययन का गंभीरतापूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, या फिर डी है कि अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना या फिर न कर पाना। देखिए, 188 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं उनमें निस्साहस को दिखा रहा है कि अब वो साहस जो है कि नहीं जुटा पा रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। 189 प्रश्न है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। ऑप्शन है कि वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, या फिर सी है कि वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, या फिर डी है कि वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। ठीक है, वो क्या करना चाह रही है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने की जो है कि क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। उसको समझने के लिए आप खुद स्वशैली विकसित करिए ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है कि पूर्व पठित जो है कि ज्ञान से इसीलिए वो उसको जोड़ रही है। 190 प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। अब दोनों निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, कोई बच्चा है जो इसकी मातृभाषा सीख रहा है और कोई उसको सेकेंड लैंग्वेज में सीख रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टेट है जहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए असमीज़ बोली जाती है ना, मान लीजिए आसाम में असमीज़ बोली जाती है, तो और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं। अब असम वालों को हिंदी नहीं आती है, अब वो क्या करेंगे, उनको असमीज़ बहुत अच्छे से आती है, तो उनके लिए जो सेकंड लैंग्वेज हो गया वो हो गया हिंदी, है ना। हम लोग के लिए सेकंड लैंग्वेज हो गया असमीज़।
ये होता है। ऑप्शन ए है अत्यधिक संशुद्धता, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण या फिर विकासात्मक। तो ध्यान देंगे 190 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विकासात्मक। ठीक है ना। वो किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। आइए 191 प्रश्न आपसे पूछा है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ध्यान रखेंगे यही शब्द सब कुछ बदलेगा, कम प्रेरक होगा। ऑप्शन ए है कि संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। सी है कि अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। या फिर डी है कि उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है। ठीक है। तो जो 191 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ये कहीं से भी क्या है? सही नहीं है, ये सबसे कम प्रेरक है ना। सिर्फ अगर वो छात्रवृत्ति पाने के लिए पढ़ाई करेगा तब तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। 192 प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन है कि कलांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना, या फिर डी है कि समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। आपको कह रहा है कि कौन जो है कि ज़्यादा सहायक हो सकता है। तो इसमें जो आपको भी दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा सहायक है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि जो है कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना ही क्या हो सकता है? अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। 193 प्रश्न आपसे पूछा है कि गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण। ठीक है। 193 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण, है ना। अगर गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन आपको करना है तो आपको निदानात्मक आकलन जो है कि करना पड़ेगा। ठीक है। 194 प्रश्न है कि सिद्धांत चित्र डैश डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किसकी समझ बढ़ाते हैं? विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, या फिर सी है कि अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, या फिर डी है कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। ठीक है। 194 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने का काम भी सिद्धांत चित्र कहीं ना कहीं करते हैं। 195 है कि अल्बर्ट बांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है कि खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, या फिर सी है कि अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर डी है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। अब अल्बर्ट बांडूरा ने सामाजिक अधिगम के अनुसार कौन सा जो है कि सही बताना है, यही आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। और ये चीज़ उन्होंने किया भी था जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है। 196 क्वेश्चन है कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, क्या शामिल है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या फिर अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। आपको कह रहा है कि निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल है। ठीक है। 196 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि निगमनात्मक तर्कणा में सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा को शामिल किया गया है। 197 प्रश्न है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि किसने अभ्यास को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया? E.L. थॉर्नडाइक, क्या कहते हैं, जीन पियाजे, J.B. वाटसन या फिर लेव वाइगोत्स्की। ये जो है कि अभ्यास को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसने दिया? E.L. थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? 3 जो प्राइमरी नियम बताए थे उनमें एक था अभ्यास का नियम। ठीक है ना। 198 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गति प्रक्रमण, विचार करना या फिर सहानुभूति देना। आपको कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि से जो है कि कौन जो है कि संबंधित है। ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि से ऑप्शन नंबर डी सही है, कि सहानुभूति देना ये संवेगात्मक जो है कि बुद्धि हो सकती है ना। इसमें हमारे संवेग प्रयोग होंगे। 199 प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उत्पन्न कराता है। कौन आंतरिक बल? अभिप्रेरण,
अध्यवसाय, संवेग या फिर वचनबद्धता। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरण। यही वो आंतरिक बल है। अभिप्रेरण ही तो एक आंतरिक बल है जो कि हमें किसी काम को प्रोत्साहित करता है करने के लिए। 200वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन है पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा। जैसे कि अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, वो कौन सा है? ये है आवश्यकता। ठीक है, ये प्रश्न इसके पहले भी आ चुका है। जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ में बदलाव करते हैं, वो हम अपनी आवश्यकता के लिए ही करते हैं। 201 और आज का अंतिम प्रश्न होगा, डैश डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। मतलब कौन जो है कि व्यक्तिकता को संबोधित कर रहा है? प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी या फिर सुरक्षा उन्मुखी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक। तो ये थे कुछ आज के 100 प्रश्न जिसे हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। 100 से कम भी हो सकते हैं, बिल्कुल 100 से ये कुछ कम प्रश्न हैं। हालांकि इतने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना भी अपने आप में काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहें। डिटेल प्रकार से आपको एक एक प्रश्न डिस्कस कराया जा रहा है। आपको थ्योरी सेक्शन एक बार कंप्लीट करना है और फिर प्रैक्टिस, और आपका CDP से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे आप कोई भी टेट दे रहे हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं कि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अब ये सीरीज़ बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मुझे लगता है इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग 60 या फिर 65 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, और ये फिर सीरीज़ खत्म हो जाएगी। इसके बाद से हम लोग अपने थ्योरी सेक्शन पे आएंगे। अब हम लोग सारे सब्जेक्ट का एक एक करके थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। वीडियो में बने रहें, चैनल पर